इससे पिछले 2 लेक्चर हमने इकोनॉमी के पढ़े हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स लफ्ज़ कहाँ से निकला है, और उसके बाद हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स क्या-क्या होती है, माइक्रो, मैक्रो वगैरह। माइक्रो का मतलब इतना होता है कि एक इंडिविजुअल लेवल, एक बंदे के बारे में बात करें, और मैक्रो का मतलब होता है पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, नेशन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, इससे डिमांड बढ़ती है, इससे जनरल प्राइस बढ़ता है, ये सारी चीजें, ये सब पढ़ा हमने। इन्फ्लेशन के बारे में क्या क्या बातें हमने पढ़ी, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। डिफ्लेशन क्या होता है, और डिफ्लेशन के बारे में ये जो भी आप लिखा हुआ देख रहे हो, ये सेकेंड लेक्चर है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, या अगर ये डिमांड सप्लाई से कम होगी तो क्या होगा, ये भी बता दिया। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। मगर मुझे मैंने ये बताया भी था आपको, मैंने आपको कहा था कि इन्फ्लेशन जो होता है, यानी कि महंगाई जो होती है, ये अच्छी होती है, इन्फ्लेशन इज गुड। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आखिर इन्फ्लेशन अच्छी क्यों होती है, ये पढ़ाया है मैंने, मुझे याद है। फिर भी एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपने बोला है इन्फ्लेशन अच्छा है, और ये अच्छा कैसे है ये बताओ। तो पहले मेरी बात सुनो, इसका मतलब आपने लेक्चर दोनों पढ़े ही नहीं है अच्छे से, या तो आपने एक ही पढ़ा है, या आप आधी अधूरी चीजें सुन के पूछते हो। और दूसरी बात ये कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर नेशनल इनकम पढ़ा दो। तो प्यारे बच्चों, ये बात मुझे पता है, आई नो दिस बेटर, कि मैं पहले क्या पढ़ाऊं। मेरे बच्चों को पता नहीं है इकोनॉमी क्या होती है, तो हो गया ना टीच यू नेशनल इनकम। मैं आपको ये अभी नहीं बताया है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, तो मैं आपको जीडीपी कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये आप मत बोला करो कि पहले ये पढ़ाओ, सिर्फ ये बोला करो कि ये समझ नहीं आया, ये दोबारा बता दो। ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, और मुझे अच्छी भी लगती है। मैं गुस्से में नहीं हूं, आप जरा मूड अपना ठीक कर लेना, गुस्से में नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छा, एक बात, मेरी बात सुनिए। मैं आपको जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, अगर आपने इससे पहले 30-40 हजार रुपया कोचिंग देके कहीं पे इकोनॉमी पढ़ी है, जम्मू के किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर मेरी इकोनॉमी पढ़ाई हुई, यानी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट उस आपके 30-40 हजार की कोचिंग से कम हो, बस एक बार अपनी नोटबुक दिखा देना मुझे, और बोल देना कि आपका कंटेंट जरा कम है। तो ये 1000 रुपया तो दूर, ये जो आपने फी पे की है, एक दिन का इतना अमाउंट बना के ना, जितने दिन के बाद बताओगे उतना अमाउंट वापस कर दिया जाएगा, ये रिकॉर्ड कर लो। इतना लंबा कंटेंट है। और अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि इतना इसमें इन्फ्लेशन में कुछ टॉपिक बता रहा था क्या होता है, तो मैंने अभी सिर्फ इन्फ्लेशन तो इंट्रोडक्शन दी है। 6 से 7 घंटे पढ़ाऊंगा अभी इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप जरा ठंड रखा करो, और अगर आपने मेरे पे भरोसा किया है तो भरोसा आगे तक करो, मैं इसको पूरा करूंगा। मैं ये बात दोबारा दे रहा हूं आपको कि इन्फ्लेशन अच्छी क्यों होती है, आप सुनते चले जाओ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब देखो, आपके पास पैसा ज्यादा है, जितने भी बच्चे इस वक्त वीडियो देख रहे हो, सबके पास पैसा ज्यादा है। जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। कोई बच्चा गोलगप्पे खाएगा, कोई मोमोज खाएगा, कोई बावे घूमेगा, कोई मांडा जू जाएगा, कोई किसी को मोबाइल लेके देगा, कोई किसी का रिचार्ज करेगा, और सबसे खास बात, गाड़ी पे बैठेगा तो ऐसे ही कोई साथ में मोहतरमा देखी तो उसका किराया दे देगा। होता ना ऐसे, किराया दे दिया किसी का। तो इसका मतलब आपकी डिमांड बढ़ती चली जा गई है। जब आपकी डिमांड बढ़ गई तो दुकानदार क्या करेंगे, सप्लाई भी ज्यादा कर देंगे। जब दुकानदार सप्लाई ज्यादा करेंगे तो उनका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। जब उनका स्टॉक कम होगा तो उनको प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा। तो जब सामान ज्यादा बनाना पड़ेगा तो सामान आसमान से तो आने वाला नहीं है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी ना। तो जितनी इंप्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी उतना अच्छा है ना। यानी कि इन्फ्लेशन से इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। दैट इज वाई इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द कंट्री। अब इतनी भी अच्छी नहीं है कि भाई, जैसे आज से कुछ साल पहले, मुझे याद है 2006-7 में कैप्स्टन सिगरेट मिलती थी 12 रुपए की।
आज कितने की मिलती है ये मुझे पता नहीं, आपको बेहतर पता होगा। या एक उस वक़्त मुझे याद है एक अंडा मिला करता था ₹2 का और आज एक अंडा मिलता है ₹5 का। अगर अंडा ₹100 का मिलना शुरू हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। कुछ हद तक इन्फ्लेशन अच्छा रहता है। तो इन्फ्लेशन अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सबको जॉब मिलती है। अब अगर मैं बात करूँ डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन की बात मैं करूँ तो यही बता रहे देखो यहाँ पे, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई कम, आपके पास पैसा ही नहीं। तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप जाओगे पहलवान की दुकान के बाहर खड़े हो जाओगे, मोमोज़ को, गोलगप्पों को देखोगे शीशे के अंदर और अपनी ज़ुबान निकालोगे बाहर और होठों के साथ उसको लगा के वापस अंदर कर दोगे। बोलोगे बस मन भर गया, दूर से ही देख के हमने गोलगप्पा खा लिया, हमने गुलाब जामुन खा लिया, वाह! अति सुंदर। यानी कि आपकी डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड काहे करोगे? पैसा एक नहीं है जेब में। मोहतरमा को बोलोगे यार इस वक़्त बाहर नहीं जाने, बाहर गर्मी है बहुत ज़्यादा। गाड़ी पे बैठोगे तो यही दुआ करोगे कि कंडक्टर को मेरा किराया भूल जाए तो ही अच्छा है। मैं बोलूँगा भैया दिया ना, अभी दिया ना, अभी दे दिया किराया। यानी कि आपकी डिमांड होगी ही नहीं। जब आपकी डिमांड ही नहीं होगी, तो सप्लाई कहाँ से आएगी? जब सप्लाई नहीं होगी तो दुकानदारों के पास स्टॉक पहले से बड़ा भर जाएगा। जब उनके पास स्टॉक ज़्यादा है, तो क्या ज़रूरत है उनको प्रोडक्शन करने की? बनाने की क्या ज़रूरत है? तो जब प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो जो 1-2 मुलाज़िम रखे हैं उनको लात मार के निकाल दिया जाएगा। भाई छुट्टी करो, हमारे पास काम ही नहीं है, कहाँ से काम दें? ग्राहक ही नहीं है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट की हो गई कमी, तो जब एम्प्लॉयमेंट की कमी तो पैसा ही नहीं जेब में, पैसे खत्म हो गए। इसका मतलब इन्फ्लेशन अच्छी होती है, महँगाई अच्छी होती है और सस्ताई यानी कि सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती, बट कुछ हद तक। चलिए, अब करते हैं आगे ज्ञान की बातें। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन चीज़ों को ज्ञान अच्छे से सुनना। पेपर में पूछते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है? तो या इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का कारण होता है मनी सप्लाई। जितना पैसा ज़्यादा, उतनी इन्फ्लेशन ज़्यादा। अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैगफ्लेशन, क्या लिखा है? स्टैगफ्लेशन। तो प्यारे बच्चों स्टैगफ्लेशन मैंने आपको बताया था होता क्या है? देखिए, ये हमने बिज़नेस कर्व बनाया था ना उस पहले वाले वीडियो में, तो मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। यहाँ पे, ये बिज़नेस कर्व है। सप्लाई बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, डिमांड भी बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही यहाँ पे। तो अब कुछ हद तक इसके बाद यानी कि ये मैं ज़्यादा पढ़ा दिया होगा, मैं इसको ऐसे ही करूँगा, तो डिमांड कम हो रही है, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। मैं ऐसे एक ग्राफ बना ही देता हूँ, ये ऐसे करके हमने आपको पढ़ाया था। ये रेड वाली लाइन का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई की, और एग्रीगेट का मतलब होता है पूरी इंडिया की। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। और उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन हमने बना दी डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। तो आप देखना डिमांड बढ़ी, जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी। आखिर डिमांड क्यों बढ़ी? अच्छा देखो इन चीजों को ना टेक्निकली सोचिए। इस पॉइंट पे आते हैं डिमांड बढ़ गई है। आखिर डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया और आपने डिमांड की। जब आपने और डिमांड की तो आपने डिमांड क्यों की? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। और आ गया पैसा, और आ गया पैसा, और आ गया पैसा। तो पैसा आ गया इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गई है। अब गवर्नमेंट को और आरबीआई को पता चल गया कि भाई इन्फ्लेशन हो गई है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। और इसी इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करेगी? मार्केट से पैसा उठाएगी। जब मार्केट से पैसा उठाएगी तो इसका मतलब चीजें क्या होने लगी? सस्ती 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 चीजें होंगी, सस्ती कीमत, सस्ती कीमत, सस्ती। तो यानी कि ये नीचे की तरफ जो आ रहा है, ये ग्राफ नीचे, इसको बोलते हैं रिसेशन। चीजें सस्ती हो रही हैं, रिसेशन हो रहा, चीजें सस्ती सस्ती सस्ती। अब चीजें सस्ती क्यों हो रही हैं? भाई कोई खरीदने वाला ही नहीं है। कोई खरीदने वाला क्यों नहीं है? पैसा ही नहीं है। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं चीजों को, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, सामान अंदर पड़ा पड़ा खराब हो रहा। तो मैंने आपको बताया है इन्फ्लेशन क्या होता है और रिसेशन का मतलब क्या होता है और डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको एक मैं बीच की चीज बताता हूं। यहां पे ऊपर एक टाइम ऐसा भी आ रहा है जहां पे चीजों की कीमतें तो बढ़ रही हैं मगर उनकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे स्टेज को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है। अब स्टैगफ्लेशन से एग्जामिनर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है। कितने तरीके के क्वेश्चन पूछता है?
1, 2, 3 और 4। और जरा आज वाला टॉपिक जरा मुश्किल होगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहना, सुनते जाना स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखो, स्टैगफ्लेशन वो वाला जगह या वो वाला पॉइंट या वो वाला टाइम होता है जब इन्फ्लेशन भी हो रही होती है, जब इन्फ्लेशन भी हो रही होती है और उधर से चीजें या उधर से क्या हो रहा है, रिसेशन भी हो रहा होता है। इन्फ्लेशन भी हो रहा होता है और रिसेशन भी हो रहा है, यानी कि सुनना, चीजें महंगी भी हो रही हैं और आरबीआई या गवर्नमेंट लोगों से पैसा वापस ले भी रही है। इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन वो वाला पॉइंट होता है व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर। अभी सारे पॉइंट पढ़ूंगा तो आपको क्लियर होगा। स्टैगफ्लेशन वो वाला टाइम होता है व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर, या इसको ऐसे लफ्जों में भी आप कह सकते हो, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है व्हेन जनरल प्राइस इंक्रीजेस। अब इन्फ्लेशन का मतलब ही यही होता है ना, जनरल प्राइस इंक्रीज हो रही है, व्हाइल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, डिक्रीज। अब आप पूछ रहे हो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज क्या, डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे देखो, सबके पास पैसा है तो लोग डिमांड कर रहे हैं ना चीजों को, तो जब लोग चीजों को डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट और आरबीआई पैसा वापस लेगी किसी तरीके से। मैं बताऊंगा क्या होता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है बताऊंगा। तो अब चीजें तो महंगी हो रही हैं मगर जो लोगों के पास पैसा है वो कम है। तो जब लोगों के पास पैसा कम है तो लोगों की डिमांड कम है। देखो, चीजें महंगी हैं बट डिमांड कम है। जब डिमांड कम है तो दुकानदार क्या करेंगे, सामान कम बनाना शुरू करेंगे, तो रिसेशन हो रही नीचे। तो जब इन्फ्लेशन और रिसेशन इकट्ठा हो, इन्फ्लेशन और रिसेशन इकट्ठा हो, उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। या जब प्राइस चीजों का बढ़ने लगे, बढ़ रहा हो मगर इंप्लॉयमेंट डिक्रीज होने लगे या इंप्लॉयमेंट कांस्टेंट रहे, तो उसको भी बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। या जब चीजों का प्राइस बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। देखो, ये चीजें थोड़ी लैंग्वेज अलग है मगर सबका मीनिंग एक ही है। देखो, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ठीक है ना। मुझे पता है ये चार लाइनें समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे भी दिक्कत आ रही थी, तो ऑब्वियसली आपके जहन में दिक्कत आएगी। इसलिए जब मैं नया डाउट सेशन लूंगा तो सब बच्चे उसमें आना, इसको दोबारा से लाइव भी पढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। और आखिरी, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस इज मोर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तभी तो रिसेशन आ रहा है और प्राइस बढ़ रहा, प्राइस बढ़ रहा मतलब इन्फ्लेशन हो रहा। आप सुनिए एग्जाम में क्या क्या पूछता है एग्जामिनर। स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। याद रखना, जब इन्फ्लेशन और रिसेशन इकट्ठा हो, जब जनरल प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और इंप्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, या जब प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, और जब चीजों की कीमतें बढ़ रही हूं और रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो डाउन हो रही है। ये होता है स्टैगफ्लेशन। अब ये तो मुझे 100% श्योर है कि आपको स्टैगफ्लेशन में डाउट आएगा, पक्का आएगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ना आए। अब आप क्या करो, अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल ही गया हूं। सबसे पहले तो आप जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स के नोट मिल चुके हैं वो अपने सारे के सारे पेजेस नोट्स पे पेज नंबरिंग डालो। पेज नंबर 1, फिर अगला पेज नंबर 2, फिर अगला पेज नंबर 3, फिर अगला पेज नंबर 4 डाल दी। जिस तरह आपने साइंस की नोटबुक लगाई है ना, इस तरह एक नोटबुक लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा इकोनॉमी लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। आप सिर्फ इकोनॉमिक में जो बातें मैं हिंदी उर्दू में बोलूंगा या लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा, आप उन बातों को अपनी नोटबुक पे लिखो। जैसे देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया स्टैगफ्लेशन के बारे में, तो अब स्टैगफ्लेशन में आपको अपनी लैंग्वेज में क्या समझ आया है वो आप अपनी इस नोटबुक पे लिखो। और नोटबुक पे ऊपर लिखो, रेफर पेज नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स नोट। यानी कि इकोनॉमी के नोट के पेज नंबर 3 में जो स्टैगफ्लेशन लिखा है ना, उसका अपने लैंग्वेज में मुझे क्या समझ आया मैंने वो यहां पे लिखा हुआ है। अब इससे क्या होगा, जब आप ये नोटबुक पढ़ोगे ना तो नोटबुक से आपको लगेगा अच्छा मैं यहां वाली चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। और मान लो आपने स्टैगफ्लेशन वहां लिखा तो स्टैगफ्लेशन के यहां पे पता क्या लिख दो, यहां लिख दो रेफर हैंड नोट्स या रेफर सेल्फ नोट। जो आपने नोट लिखे वो आपके सेल्फ नोट है, ये मेरे नोट है तो ये मेरे हमारे नोट हैं। तो यहां पे लिखो रेफर सेल्फ नोट। तो जब आप स्टैगफ्लेशन पढ़ोगे ना 1 साल या 2 महीने 3 महीने बाद, तो यहां आपको दिखेगा लिखा हुआ कि रेफर सेल्फ नोट। इसका मतलब अच्छा आपने अपनी लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो दोनों चीजें मर्ज होकर आपको याद रहेंगी। ठीक है, ये बात। और उसके बाद एक बात तो ये, दूसरी बात,
आप बच्चे लाइव आते नहीं हो और बाद में मुझे परेशान करते हो, कभी कोई मैसेज करता है, कभी कोई मैसेज करता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमका भी होता। कभी कोई बच्चा बोलता है सर लेक्चर नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, इतने ज़्यादा बच्चों को लेक्चर भी भेजना है, किसी को प्राइवेट आ रहा है तो दोबारा से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, अभी नया सेटअप है, सेटअप नया है तो टाइम लगता है चीज़ों को स्टेबल होने में। फिर कोई बच्चा डाउट पूछता है, फिर कोई बार-बार डाउट पूछता है, तो उस टाइम मेरा टाइम निकल जाता है आपके डाउट क्लियर करने में। आप लाइव क्लास में क्यों नहीं आते हो? अब कुछ बच्चे बोलते हैं बिज़ी होते हैं। आप मुझे बताओ मुझसे ज़्यादा बिज़ी होते हो आप क्या? इतनी क्या बिज़ीनेस है आप में? लाइव सेशन में बच्चा आता नहीं है और बाद में मैसेज करता है, फिर रिकॉर्ड करता है मैसेज, ये बताओ, वो बताओ। मैं वो नहीं बोलता हूँ, मैं हूँ, हम किस लिए हैं? आपके डाउट क्लियर करने के लिए। बट टाइम भी तो होता है ना कोई। तो आज के बाद जो बच्चा लाइव लेक्चर में लाइव डाउट में नहीं आएगा, उसके बाद उसका डाउट नहीं लिया जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका होता है, कोई डिसिप्लिन होता है, ढंग होता है। ऐसे जब चाहे 12 बजे फ़ोन कर दिया, ये क्या होता है, वो क्या होता है? इससे चीज़ें डिसिप्लिन्ड नहीं रह रहती हैं। चलो, अब आगे पढ़ते हम इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। इन्फ्लेशन के टाइप्स। चलिए, मैं आपको इकोनॉमिक्स बेहतरीन और धुरंधर अंदाज में पढ़ाऊँगा। आप ज़रा मेरे पे एक छोटा हो गया। हाँ, 1 मिनट। भरोसा रखते जाओ और चीज़ों को पढ़ते चले जाओ। हो गया ना सेट? अच्छा ठीक हो गया। देखो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ से भी बहुत बार सवाल आता है। अब मैं आपको ज़रा अपनी लैंग्वेज में पहले बताता हूँ, फिर बताता हूँ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। जब भी आपके दिमाग में आए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया चीजें महंगी हो गई हैं। क्या हो गई हैं? महंगी। अब चीजें महंगी क्यों होगी? क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है। ये बात आपके जहन में आनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें आपके जहन में आ जाएंगी तो सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद आने लगेगा। अब देखो इन्फ्लेशन कितने किस्म की होती है। एक इन्फ्लेशन होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होती है? डिमांड पुल। अब तो ये लफ्ज खुद ही बता रहे हैं डिमांड। आप इन तीनों लफ्जों को देखो, देखना आपको ये चारों लाइनें समझ आ जाएंगी। डिमांड, आप सब बच्चों की डिमांड है इसलिए इन्फ्लेशन हो गया है। तो व्हेन इन्फ्लेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जो मैंने बात लिखी वो लिखी यहां पे। व्हेन देयर इज मोर लिक्विडिटी, यानी कि व्हेन देयर इज मोर पैसा, व्हेन देयर इज मोर मनी, व्हेन देयर इज मोर नोट इन योर पॉकेट, when there is more liquidity in the economy, then the aggregate demand exceeds the aggregate supply. डिमांड बढ़ रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, it creates inflationary situation in the economy and this is known as demand pull inflation. और अगर आप मेरे लफ्जों में लिखना चाहते हो व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो लिखिए when demand increases and inflation occurs, this inflation because of rise in demand is known as demand pull inflation. लफ्ज से पता चल गया। अब एक दूसरी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होती है जिसको बोलते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मैं आपको बता रहा हूं कास्ट पुश इन्फ्लेशन की क्या मतलब होता है। मान लो आप पहले खाते थे कुलचा 10 रुपए का। मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा जिससे आपको मजा आए और मुंह में थोड़ा पानी भी आए। ठीक है ना? पानी आ रहा? चलो, गोलगप्पे की बात थोड़ी कर रहा, मैं कुलचे की बात कर रहा। गोलगप्पा जब आप खाने जाओगे तो बोलती लड़कियां बोलती आ भैया जरा तीखा वाला डालना, और लड़के बोलते भैया जरा मीठा वाला डालना। चलो हो गया। आपने कुलचा खाया 10 रुपए का आज से 2 महीने पहले। अब आज आटा हो गया महंगा, क्योंकि कुलचा आटे का बनता, आसमान से तो आता नहीं। आटा हो गया महंगा और रेडी वाले को म्युनिसिपैलिटी वालों ने डंडा दे रखा है, बोलता है भाई नहीं रेडी का वो कराओ, फलाना कराओ, ढिमका कराओ, लाइसेंस कराओ, पैसा दो। अब रेडी वाला तो म्युनिसिपैलिटी वाले को भी, एमएनसी को भी पैसा देगा। और साइकिल भी महंगी हो गई है तो साइकिल भी इसको खरीदनी पड़ेगी। और भाई धूप भी आ गई है तो रेडी वाले को छाता भी लेना पड़ेगा। आटा महंगा हो गया, एमएनसी वाले को पैसा देना है, और हाँ कुलचा गर्म करने के लिए जो एलपीजी गैस यूज करता है रेडी वाला, साइकिल वाला, गैस भी महंगी हो गई है। तो क्या अब भी कुलचा 10 रुपए का देगा? अब वो कुलचा 15 रुपए का देगा। क्यों? क्योंकि आटा महंगा हो गया है, एलपीजी महंगा हो गया है, एमएनसी क्या बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले पैसे मांग रहे हैं। तो अब उसने कुलचा महंगा इसलिए किया क्योंकि जिन चीजों से कुलचा बनता है उन चीजों में महंगाई आ गई है, इसीलिए कुलचा महंगा हो गया। तो जब किसी चीज की कीमत बढ़े बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट यूज इन फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ने लगे, किसकी वजह से? उन चीजों की वजह से जिन चीजों से वो बनता है।
उस वक्त जो इन्फ्लेशन होती है उसको बोलते कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मैं इसको एक बार पढ़ के बताता हूं। इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अब मैंने एक टर्म यूज कर दी, क्या? फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब हो गया लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मैं थोड़ा बड़े लेवल पे भी आपको एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़ी देर में, रुकते जाओ, पहले ठंड रखो। If the price of factor production increases and hence the general price increases due to increase in cost of production, the inflationary situation occurs. Create, this is called cost push inflation. अब आप बोलोगे मास्टर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या बोल रहे आप? मैं बताता हूँ रुको। इसको मान लो मैं आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोबारा से बताता हूँ, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, मुझे पता है समझ नहीं आया ऐसे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है, देखो ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है और ये कोई बड़ा बंदा है, सेठ साहब हैं, मोटे पेट वाले सेठ साहब हैं, यानी कि कोई बंदा दुकान, कोई मालिक है किसी दुकान का, ठीक है ना, ये मालिक है। ये पहले बेचता था कुलचा कितने रुपए का, कुलचा नहीं, मैं कुछ और बिजनेस लेता हूँ, शूज का बिजनेस लेता हूँ। ये बंदा शूज बेचता था पहले 300 रुपए का, और इसके अंडर ये बंदा काम कर रहा था और ये तनख्वाह ले रहा था महीने की 5,000 रुपया। अब ये जो बंदा है ना, ये मजदूर, ये बोलता सरकार हमने कर दिया ब्याह और हमारी आ गई बीवी घर में, फुगन्या आ गई, यानी कि हमारी वाइफ आ गई। तो जब हमारी बीवी आ गई घर में तो पैसा मांगती, और कभी कभार कोई दवाई दारू भी लेनी पड़ती, मांदे सुस्ते भी हो जाते, तो हमारी तनख्वाह 5,000 से बढ़ा दी जाए, मेहरबानी करके 5500 रुपया कर दिया जाए, 500 बढ़ा दिया जाए। अब ये महंगा हो गया, तो शू जिस लेदर का बनता था वो लेदर की कीमत भी बढ़ गई। तो लेदर भी क्या है यहाँ पे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये बंदा भी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब इसने भी पैसा ज्यादा लेना शुरू कर दिया, लेदर भी महंगा हो गया, तो दुकानदार शूज अब 300 रुपए का थोड़ी बेचेगा, वो तो 400 रुपए का बेचेगा। तो महंगाई हुई ना। तो जब महंगाई हुई फैक्टर प्रोडक्शन की कीमत बढ़ने की वजह से, इसको बोलते कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है यहां तक। अब ये दो होते हैं मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो आपको याद रखने, और पेपर में ये ऐसे पूछा जाता है। अब कुछ कुछ इन्फ्लेशन ऐसे हैं जो बैंकिंग में ये पूछा जाता है, सुनते चले जाओ। अगर आप पढ़ रहे हो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो उनमें करंट अफेयर भी है, तो ये उसके लिए भी याद रखना है। मैं बताता चला जाऊंगा कि कौन सा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए और कौन सा बाकी एग्जाम के लिए, ताकि आप ऐसे बेकार की चीजें ना पढ़ते चले जाओ। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सुनते चले जाओ। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर महंगाई पहले से 3% ज्यादा हो, उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पेपर में आता, इसी तरह आता है ये। अगर महंगाई 3% हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और अगर महंगाई हो 4% या हो जाए 5%, पहले से 4% या 5%, उसको बोलते वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते? वॉकिंग इन्फ्लेशन, या बोलते मॉडरेट इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन या मॉडरेट। अगर महंगाई 9% हो जाए, उसको बोलते रनिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते? रनिंग इन्फ्लेशन। अगर महंगाई 2 डिजिट बढ़ जाए, यानी कि 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 2 डिजिट बढ़ गई, यानी कि 2 डिजिट बढ़ गई, 1,000 रुपए की हो गई, इसको बोलते गैलोपिंग इन्फ्लेशन। बड़ी मंदी होती है ये वाली, कंडीशन बहुत खराब होती है। एक बार ये दुनिया में आई हुई है, ये वाली एक बार आई हुई है, उससे ना कभी पहले आई ना, एक बार आई हुई है ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एक होती हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब 1,000% चीज महंगी हो जाए, यानी कि एक टॉफी होती, एक टॉफी कौन सी मैं लेता हूँ, मिल्क मिल्क केक होता, मिल्क मिल्क केक होती, टॉफी होती है, मिल्क नट पता नहीं क्या, 1 रुपए की टॉफी थी, वो मिलने लगी 1,000 रुपए की, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। बस अब पेपर में आता क्रीप, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस अप टू 3%, दिस इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस 4 to 5%, this is known as walking inflation. And when inflation increases 9%, this is known as running inflation. And when inflation increases up to 2 digit, this is known as galloping inflation. And when inflation increases more than 1,000%, this is known as hyperinflation. ठीक है यहां तक? चले आगे। अब थोड़े थोड़े शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर कुछ ज्ञान की बातें बरसाएंगे। ज्ञान ही ज्ञान होगा इकोनॉमिक्स की क्लास में, आप जरा देखते चले जाओ। व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का क्या मतलब होता है? देखो,
जब भी कंट्री में महंगाई होती है तो लोग या हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि बस 4% से लेके 5% तक ही इन्फ्लेशन हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा होगी तब भी खराब, कम होगी तब भी खराब। तो जो हमारा आइडियल रेट रहता है उसके बीच होनी चाहिए, 4, 4.5, 5, 5.5 इतना होना चाहिए। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इट इज दैट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन अप टू विच इन्फ्लेशन इज फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। इसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और 4% से 5%। अगर कभी पेपर में आएगा कि कौन सी इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन अच्छी होती है या डिफ्लेशन, तो आंसर आएगा इन्फ्लेशन। मैंने बता दिया क्यों। अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इज गुड, तब आएगा वर्किंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन। ठीक है यहां तक? चलिए, ये हमने पढ़ा इन्फ्लेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, अभी हमने इन्फ्लेशन पढ़ाया, डिफ्लेशन पढ़ाया और इन्फ्लेशन की टाइप्स पढ़ाई। उसके बाद आप जरा आ जाओ अपने नोट्स पे। देखो, आपके नोट्स में नीचे लिखा हुआ है मेथड ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। क्या लिखा है? मेथड ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। इसको जरा अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले आ जाओ। या ऐसा करते हैं, ये लेक्चर आप पे बर्डन ना हो जाए, आधे आधे घंटे का लेक्चर रखेंगे हम। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 40 मिनट का ले जाऊं, और फिर मैं कोशिश करूंगा इसको 50 मिनट का ले जाऊं, बस 50 मिनट मैक्सिमम। ठीक है यहां तक? एमसीक्यू भी करवाएंगे आपको, टेंशन मत लो आप। अब आप क्या करो, इकोनॉमिक्स के आज तक हो गए 3 लेक्चर। ठीक है? पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया इन्फ्लेशन क्या होता और डिफ्लेशन क्या होता, तीसरे लेक्चर में पढ़ाया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। अब चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे आखिर इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कैसे महंगाई की जाती है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जब चीजें महंगी होती हैं तो गवर्नमेंट क्यों महंगी हो रही है, ये कौन कहता है कि अच्छा है। चीजें सस्ती हो रही हैं, ये तो अच्छा होना चाहिए। बट आप बोल रहे हो कि चीजें सस्ती हुई, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। कैसे नहीं है? तो ये हम बताएंगे अगले लेक्चर में। इकोनॉमी जरा सोचने समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर मैं स्टार्ट करता अभी हिस्ट्री, या मैं स्टार्ट करता ज्योग्राफी, या मैं स्टार्ट करता पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्टों में से अगर मैं कोई स्टार्ट करता तो आपको मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा आता। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे आखिर इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। तो आज के लिए रखते इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा एस्पायर। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।